नमस्कार मित्रों, कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अक्सर आपको विद्रोही तेवर भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वो विद्रोही तेवर किसी विशेष व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होते, बल्कि किसी भी अलोकतांत्रिक वैचारिकता के खिलाफ होते हैं। मैं ये उदाहरण दो चार दे के आपसे मूल मुद्दे पे आता हूँ। आज जिस शायर के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उस पर बाद में पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसी विषय पर। हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ। नागार्जुन के विद्रोही तेवर सदा उनका सम्मान हुआ, और सम्मान यहाँ तक हुआ कि उनको कुछ एक पात्र इतिहास के, समकालीन इतिहास के पात्र उनको प्रिय भी थे, लेकिन उन्होंने उन पात्रों पर भी छींटाकशी और आरोप लगाने से परहेज़ नहीं किया जब उन्होंने देखा कि ये पात्र अपने कद के, अपनी पृष्ठभूमि के अनुरूप बर्ताव नहीं कर रहे। उनकी बहुत सारी कविताएं ऐसी, उन्होंने नेहरू जी से उनके निकट संबंध थे। नेहरू जी उनका सम्मान भी करते थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री। लेकिन जब भी उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल बिहेवियर नेहरू जी का बर्ताव या उनकी जीवन शैली वो स्वाधीनता प्राप्ति के बाद संघर्ष की नहीं रही, बल्कि सामंती प्रवृत्ति फिर से जाग उठी है, तो उन्होंने इस पर बाकायदा उस पर आलोचना की और काव्य के माध्यम से की। अब जब रानी एलिजाबेथ को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया और उनके स्वागत में पूरा का पूरा देश जो है वो एक प्रकार से सजाया गया, विशेष रूप से दिल्ली में एक विशेष मंच बना जिसे अब रामलीला मैदान कहा जाता है। वह मंच विशेष रूप से महारानी के लिए उसका निर्माण हुआ, और उस वक्त नागार्जुन ने एक कविता लिखी थी मित्रों, बड़ी चर्चा का विषय बनी थी कि आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। तो एक प्रकार से वो उसमें उस कविता के माध्यम से उन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था को एक भूल का एहसास दिलाया कि आप ये क्यों भूल गए कि ये लोग हमारे शासक रहे हैं और हमें इनसे स्वाधीनता पाने के लिए कितने संघर्ष करने पड़े हैं, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है, कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, कितने बलिदान देने पड़े हैं। इन सब बातों को भुलाकर अगर आप उसी साम्राज्यवाद की प्रतीक को इतना सम्मान देते हैं तो आम आदमी को तो तकलीफ़ होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतिहास की घटनाओं का हवाला देते हुए काव्यमय व्यक्तित्व, कद्दावर जो कवि है वह अपनी बात कहने से टलता नहीं है। और ये प्रवृत्ति, यही विद्रोही प्रवृत्ति निराला जी में भी देखी गई, नागार्जुन में देखी गई, भवानी प्रसाद मिश्र में देखी गई। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा यहाँ करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। इसी संदर्भ में मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। और बड़े पड़ोस में जहाँ गलत खबरें आती हैं वहाँ कई बार भूले भटके अच्छी खबरें भी आती हैं। और अतीत तो साझा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतीत की साझेदारी में एक नाम उभरता है वहाँ, वो नाम है हबीब जालिब। कुछ लोग जालिब कह देते हैं तो वो गलत उच्चारण है, और हबीब जालिब कह रहा हूँ तो वो सही, इसको मान लीजिएगा। तो जालिब साहब की ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात ये थी कि जालिब ने भी एक और शायर का, मैंने पंजाबी शायर का जिक्र किया था पहले, चिरागदीन दामन का। दामन की तरह ही हबीब जालिब भी 16 बार जेल में गए, 16 बार, और हर बार किसी आंदोलन को लेकर। अब जेल यात्रा, वैसे तो आप कहेंगे जी बड़े बड़े शायर जेल में गए तो इसमें क्या है, आप कहेंगे जी मिर्ज़ा गालिब भी तो जेल में गए थे 6 माह के लिए। लेकिन मिर्ज़ा गालिब किसी और वजह से जेल में गए थे, और ये वजह दूसरी थी। ये लोग बिल्कुल राष्ट्रीयता और मानवीयता और जीवन मूल्यों को लेकर ये लोग जूझे। इन्होंने खूब लिखा, और लिखने के बाद अगर जेल में जाना पड़ा तो इन्होंने एक पल के लिए भी कभी उसका विरोध नहीं किया कि ले चलो जहाँ ले चलना है, लेकिन ज़बान जो है वो बंद नहीं कर सकते आप लोग। अब इसी बात का जिक्र फैज़ ने भी किया था कि मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, कि मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियां हमने। तो इस प्रकार से जो विद्रोही तेवर हैं वो काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त होते रहे हैं, और अपने आसपास के परिवेश को, समकालीन परिवेश को प्रभावित भी करते रहे हैं। मैं आज एक नज़्म का जिक्र करता हूँ
विशेष रूप से मैं इनसे एक बार अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान मन में था कि ऐसे बंदे से मिल लेना चाहिए, बेलाग शख्सियत, और सुना था कि सादगी की प्रतिमूर्ति हैं तो जाना चाहिए। जब मैं मित्रों इनके घर गया तो मुझे बिल्कुल वही दारागंज निराला जी का याद आ गया, वही रहना सहना, फकड़ मस्ती वाली ज़िंदगी, फ़कीरों वाली, और वही ज़िंदगी जो जिसके लायक ये लोग नहीं थे। ये लोग बेहतर ज़िंदगी के लायक थे, इन्हें बेहतर सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन ये सम्मान हमारे भारतीय परिवेश में बहुत सारे हमारे महाकवि जो हैं वंचित रहे, और यही वंचना, यही प्रवंचना और यही किस्म का जो बर्ताव था ये पाकिस्तान में भी सही सोच वाले शायरों को भुगतना पड़ा, उससे गुज़रना पड़ा। ये संकरी है प्रेम गली। ये प्रेम गली मैं इसलिए कहता हूँ कि जब तक आपको ज़िंदगी के असूलों से प्रेम ना हो आप ऐसी बातें कर नहीं सकते। इनकी एक नज़्म है मित्रों, उस नज़्म को लगभग सभी गायकों ने भी गाया, पाकिस्तान के गायकों और गायिकाओं ने, और ये नज़्म एक मुहावरे की तरह उस पड़ोसी देश के जो भी अदब नवास लोग हैं उनको याद है। तो चलिए उस नज़्म को मैं थोड़ा सा आपसे बांट लेता हूँ कि नज़्म का है मैं नहीं मानता, और मैं नहीं मानता का आप तेवर ये मानिए कि जब ये नज़्म पढ़ते थे गाकर तरन्नुम में सस्वर इसका पाठ करते थे, तो जो मैं नहीं मानता की पंक्ति आती तो पूरी की पूरी श्रोता लोग, पूरी की पूरी ऑडियंस उसमें शामिल होती। कविता क्या है मैं आपसे बांट लेता हूँ कि दीप जो सिर्फ महलात ही में जले, कि दीप जो सिर्फ महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो जब भी ये बोलते मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, तो लोग पीछे पीछे वो बात दोहराते कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताए दार से। तख्ताए दार फांसी का जो फंदा है, कि मैं भी खाइफ नहीं तख्ताए दार से, भी मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से, और क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जिंदा जेल खाना, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जेल की रात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, और जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को, इस खुले झूठ को जहन की लूट को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सकूं, तुमने लूटा है सदियों हमारा सकूं, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं, चारागर मैं तुम्हें किस तरह से कहूँ, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो ये तेवर होते हैं मित्रों नज़्म के, जिनको लेकर व्यक्ति जो है वो एक प्रकार से उस भावना के उद्वेग में बहता है, और ये स्थिति जो है ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारे कवियों, बहुत सारे शायरों और बहुत सारे महान व्यक्तियों को भी सहनी पड़ी, उसमें से गुज़रना पड़ता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन साहब की एक कविता आपको याद हो गई कि एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, दोनों का अंतर मिट जाए, कभी तुम ऐसी तान सुनाओ कि जिसमें उथल पुथल मच जाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं। उथल पुथल का मतलब ये नहीं है कि ये तबाही हो, उनका मतलब ये होता है कि बदलाव। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो तात्पर्य था वो बदलाव से था कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, दोनों का अंतर मिट जाए। तो ये सारी बातें जीवन में कविता के माध्यम से इसलिए कही जाती है कि कविता में कुछ एक शब्दों में पूरा का पूरा दर्शन या किसी भी एक तर्क को आप प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं, और इन्हीं बातों को लेकर जब कोई चीज़ आपके सामने आती है
तो मित्रों आप स्वागत करते हैं। तो इसलिए साहित्य को एक सशक्त माध्यम के रूप में लीजिए, आपको बहुत सुख मिलेगा। नमस्कार।